हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अपन नीट 2015 का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस वो आज करने वाले हैं। पहले से ही हमने सॉल्यूशंस काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के करा रखे हैं बच्चों। ईयर 2000 से लेके 2010 तक के सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और 2016 से लेके 2019 तक के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। 2011 से लेके 2015 तक के सॉल्यूशन बाकी हैं। 2015 का आज अपन सॉल्यूशन वो और कर लेते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी में आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो इनके क्वेश्चंस को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। फुल सिलेबस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, सिखाते भी हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपने वो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज जो है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो n = 1, n = 2, n = 3, ये लाइमन, बाल्मर, पाश्चन ये सब सीरीज होती थी। तो लाइमन की अगर लॉन्गेस्ट चाहिए तो 1/λ1 = r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट अगर लाइन चाहिए तो लाइमन में मान लीजिए 2 से 1 पे आ रही है, इसी में लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की चाहिए। बाल्मर की अगर लॉन्गेस्ट चाहिए तो 3 से 2 पे ट्रांजिशन करा दीजिए, संक्रमण करा दीजिए। तो 1/λ2 = r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बच्चों बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r और एलसीएम लोगे तो नीचे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। और इसमें बच्चों ऊपर 9 - 4 5 आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा। r तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। 9 4 जा 36, ये 1/λ2 आ रहा है और ये 1/λ1 आ रहा है। तो λ1 by λ2 अगर निकालते λ1 by λ2, बताओ λ1 कितना होता है, इसका उल्टा करना पड़ता तो 4/3r और इसका उल्टा करते तो नीचे आ जाता 36 और ऊपर आ जाता 5r। बच्चों r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 आ जाएगा, 3 9 जा 27, ऊपर 5 है नीचे 27 है, 5/27 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन फिजिक्स में जनरली आते रहते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है तो ये सब क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 137 बच्चों। 137 नंबर का क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी दे रखी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सी रेज होंगी ये बतानी है अपने को। बच्चों एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था hc/λ। एनर्जी आपको दे रखी है 15 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 किलो वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप एनर्जी को लिखते हो तो hc को 12400 लिख सकते हो, लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। लैम्डा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। बताइए यहाँ से लैम्डा अगर आप निकालते तो 12400 अपॉन 15 × 10³ इतना एंगस्ट्रॉन्ग आंसर आ जाता बच्चों, ठीक है। ये 15 × 10³ नीचे आ जाता। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसे 125/15 इंटू 10⁻, ये 124 को 125 लिख लो, रफली कैलकुलेशन कर लो। नीचे 15 का 15 लिखा ही हुआ है और 10³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 0 है। ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉन्ग। 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 25 आ जाएगा, और 3 8 जा 24 आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। तो आंसर आ रहा है 8 × 10⁻⁻11, 8 × 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉन्ग। बच्चों 8 × 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो वेवलेंथ हम आपको बताते थे, अगर वो वेवलेंथ आपको याद है ना, मतलब 100 एंगस्ट्रॉन्ग से कम जब वेवलेंथ आती है तो हम उसको बोल देते थे एक्सरे। सबसे ऊपर आती है गामा, है ना, गामा के नीचे आती थी एक्सरे, है ना, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। तो आपको 100 एंगस्ट्रॉन्ग से कम दिख रही है। 100 मतलब कितना आ जाता है ये, 10 × 10⁻⁻11 देखिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। इससे भी छोटा ही दिख रहा है ये, तो 8 × 10⁻⁻11 है। इसलिए हो ना हो ये कौन सी रेज रही होंगी, एक्सरे रही होगी।
एक्स रे 100 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से छोटा आ रहा है, 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो जाता तो गामा रे इधर जाती, तो लैम्डा यहाँ पे जो आ रहा है उस हिसाब से रेज कौन सी रही होंगी, एक्स किरणें एक्स रेज रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। इसमें कहा क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे आ रहा है, एक्स वाई लाइन और ए बी सी डी कॉइल है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे आएगी। बच्चों आप इसमें ये बताइए मेरे को, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन है ये। बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं बनाता तो ये आ जाती करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन आ जाती। बच्चों इसके बाद ये बताइए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, करंट इधर है, फिंगर्स ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी किधर आ जाएगा, इनसाइड या क्रॉस में आ जाएगा। अब बच्चों आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो आप ऐसे समझिए कि करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगी, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट आएगा बच्चों। इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा इंड्यूस करंट ऐसे, क्योंकि बच्चों इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया है ना। तो आप ऐसे समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस कराएगा, तो करंट ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये आई इंड्यूस की डायरेक्शन आ जाएगी इनिशियली। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पास करके इसे दूर चला जाएगा, दूर चला गया तो हो सकता है करंट जीरो भी हो जाए, है ना। तो जब ये दूर जाने लगेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट भी इस तरीके से फ्लो होएगा ताकि वो जो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ा पाए। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी बाद में। तो पहले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये थी एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज। ये बच्चों फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कुंडली को पार कर लेगा तब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है कि पास आएगा तो करंट इंक्रीज करेगा, दूर जाएगा करंट डिक्रीज करेगा, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी चेंज होएगी। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और नीट में पहले भी आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, उसमें मैंने एक बार और भी ये सॉल्व कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में कहा हुआ है सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक बच्चों बेलनाकार ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है आपको, हैज रेडियस आर, इसकी त्रिज्या इसकी रेडियस आर दे रखी है, वन एंड हैज एन होल्स, और यहाँ पे क्या है एन छेद कर रखे हैं, एन छेद है, ईच ऑफ रेडियस, इसकी हर छेद की रेडियस स्मॉल आर है, स्पीड ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज v, तो लिक्विड की जो स्पीड है वो v है, द स्पीड ऑफ इजेक्शन, तो यहाँ v स्पीड है। तो बच्चों आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य का नियम लगा दीजिए, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, यहाँ पे एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v। ऐसे मानिए पिचकारी है, तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, पिचकारी को ऐसे आप दबाते हो ना, तो यहाँ से आपने दबाया पिचकारी को, तो कितना एरिया था पाई आर स्क्वायर, और किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है v, और अब इन छेद से पानी बाहर आएगा, तो इन सभी छेद का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक छेद का एरिया ऐसे n है, और वेलोसिटी v2 आपको निकालनी है। तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, उधर बचेगा v इंटू आर स्क्वायर, v इंटू आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एन आर स्क्वायर। तो v इंटू आर स्क्वायर, v इंटू आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, v इंटू आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग इसके सवाल आते हैं फ्लूइड में, अच्छे से इसे पढ़ लेना आप लोग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का क्वेश्चन, बताइए 140 नंबर के क्वेश्चन में यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस स्टील का, यंग गुणांक स्टील का ट्वाइस दे रखा है यंग गुणांक ब्रास के।
ठीक है। और 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ दोनों वायर्स की सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया भी दोनों का सेम है, L1 L2 A1 A2 सेम मानना है बच्चों इसे। एक स्टील से बना हुआ है, एक ब्रास से बना हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम सेम रूफ। तो 2 तारों को लटकाया गया है बच्चों, 2 तारों को लटका दिया गया है, एक स्टील से बना हुआ है, एक ब्रास से बना हुआ है। If we want to lower ends of wire is to be at same level, then the weights added will be in ratio। तो लोअर एंड जो है ना, इस लोअर एंड को हम कहाँ पे चाहते हैं कि लोअर एंड जो होंगे इनके सेम लेवल पर रहें। कितना वेट लटकाना पड़ेगा, तो कितना वेट लटकाना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे वेट है W1 और यहाँ पे वेट है कितना W2। लोअर एंड सेम लेवल पे, इसमें भी कुछ लेंथ बढ़ेगी, मान लीजिए डेल्टा L1 लेंथ बढ़ती, इसमें भी कुछ लेंथ बढ़ेगी, मान लीजिए डेल्टा L2 लेंथ बढ़ती। तो आपको डेल्टा L1 और डेल्टा L2 भी सेम करना पड़ेगा, दोनों में लेंथ का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। दोनों में अगर डेल्टा L1 डेल्टा L2 सेम होगा तभी तो दोनों के लोअर एंड सेम लेवल पर रहेंगे। तो बच्चों आप फॉर्मूला बताइए मेरे को, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब फोर्स, नीचे फोर्स कितना लगेगा, वेट लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L बाय L। बच्चों ये फॉर्मूला है यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। बच्चों डेल्टा L सेम है, L सेम है, Y सेम है, तो मतलब डेल्टा L सेम है, L सेम है और एरिया A सेम है, तो Y और वेट, यंग मॉडुलस और वेट समानुपाती हो जाएगा। आपको सबसे पहले किसकी, स्टील की, तो W स्टील का और W ब्रास का, उसका आंसर आ जाएगा Y स्टील का और Y ब्रास का। तो Y स्टील का जो होता है वो 2Y ब्रास का होता है, तो 2Y ब्रास अपॉन Y ब्रास, तो ब्रास का यंग मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, अनुपात 2:1 आ जाएगा, 2:1, 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि क्या बोला हुआ है, सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या बोला हुआ है, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, एक पोटेंशियोमीटर विभव मापी का तार L बना रखा है एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0। तो एक बैटरी बना लो E0 की और एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड अ रेजिस्टेंस R। तो ये जो R है ना, ये लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ L है और इसी का रेजिस्टेंस R है और एक सीरीज में रेजिस्टेंस R1 और लगाया हुआ है। ये सब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि E0 है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है, वो मान लेना E0 है और एक और रेजिस्टेंस R1 है। तो ये प्राइमरी सर्किट अपन ने बना लिया है। अननोन EMF E इज बैलेंस विद लेंथ L, तो एक अननोन EMF E लगाया गया। बैलेंस लेंथ मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट जब 0 जा रहा था तब इसकी बैलेंस लेंथ बच्चा कितनी आ गई, L आ गई। तो E की वैल्यू तुम्हें निकालनी कितनी आएगी, इसी E की वैल्यू आपको निकालनी कितनी आएगी, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है E = XL, तो बस यही आंसर है। X निकालना पड़ेगा। X क्या होता था, पोटेंशियोमीटर वायर का जो भी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसकी लेंथ। पोटेंशियोमीटर वायर का V कितना होगा, I प्राइमरी इंटू उसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और अपॉन लेंथ, इसकी लेंथ L दी हुई है, तो लेंथ कैपिटल L। ये स्मॉल l क्या होती है, बैलेंसिंग लेंथ थी। ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों, E = XL। पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस = X × L। X निकाल रहे हैं अपन, IP निकालना पड़ेगा, तो तुम प्राइमरी सर्किट में V = IR लगा दो। प्राइमरी सर्किट में V है E0, I की वैल्यू है I प्राइमरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 + R, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 + R, तो IP की वैल्यू आ जाएगी। तो X की वैल्यू आ रही है IP, IP मतलब IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E0 और नीचे आ जाएगा R1 + R, R1 + R और IP तो यहाँ पे था ही, ये तो IP की वैल्यू लिखी है और IP आ गया R/L। बच्चों ये X की वैल्यू आई है, इस X को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल l से। तो भाई यहीं पे स्मॉल l से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपना आंसर बन गया है। इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास E0RL, E0RL। देखिए E0RL इसमें दिख रहा है E0RL, नीचे R+R1 और मल्टीप्लाई में ये L है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर विभव मापी बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, हर साल इसके सवाल आते ही हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू XL, सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंडरी का विभवांतर बराबर x इंटू एल। एक्स क्या होता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता। आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाते हैं। 142 में पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, बच्चों SHM का सवाल दे रखा है। तो SHM कर रहा है इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, उसकी वैल्यू बीटा दे रखी है। इनका रेशियो निकाल लो, इनका अनुपात निकालते तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा बाय बीटा आ जाएगी। रेशियो निकालोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई और नीचे ओमेगा, ओमेगा की जगह अल्फा और अपॉन वाला बीटा ऊपर आ जाएगा। 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नीट में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। आप आसान क्वेश्चन छांटिए, आसान क्वेश्चन पहचानिए तो हो जाएंगे आराम से सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 143 पे। 143 में बोला है वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू चाहिए व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल। बच्चों ऑर्थोगोनल का मतलब होता है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब लंबवत कब हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे। बच्चों अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप जीरो कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? आई के नंबर को आई के नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, और जे को जे से मल्टीप्लाई करो, जे का नंबर है साइन ओमेगा टी और दूसरा है साइन ओमेगा टी बाई 2। इसको जीरो करना पड़ेगा। बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए, इसको ए मान लो ओमेगा टी को, ओमेगा टी बाई 2 को बी मान लो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी जीरो। बच्चों कॉस ए माइनस बी जीरो कब होता है? कॉस 90 डिग्री, मतलब ए माइनस बी को 90 डिग्री या पाई बाई 2 होना पड़ेगा। ए कितना था? ए हमने माना था ओमेगा टी को, माइनस बी हमने माना था ओमेगा टी बाई 2 को। तो बताइए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 कितना आ जाएगा? ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा आ जाएगी। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। बच्चों के क्वेश्चन 2015 में इसलिए गलत हुए थे, उन्हें ऑर्थोगोनल का मतलब नहीं मालूम था। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, या हिंदी में पढ़ लीजिए लंबवत लिखा हुआ होगा कि जिस पर सदिश परस्पर लंब कोणिक हो, मतलब लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन 144। क्वेश्चन नंबर 144 में आपसे क्या बोला गया है बच्चों? सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज वो दे रखी है सोर्स की, ठीक है। और एन ऑब्जर्वर ओ इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम each other. The source is moving with speed of 19.4 meter per second at angle 60 degree with the source. Observer line as shown. The observer is at rest. The apparent frequency, ये सब अपने को बताना है। तो apparent frequency का फॉर्मूला होता था V प्लस माइनस VO, V प्लस माइनस VS इंटू F। ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों यहाँ पे अपने को बोला क्या हुआ है? सोर्स एस एमिट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऑब्जर्वर है, द सोर्स इज मूविंग। अब सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर किस पर है? रेस्ट पर है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी ये वीओ को तो जीरो कर देना। तो बताइए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? ऊपर तो वी आ जाएगा, वी की वैल्यू 330 दे रखी है, तो 330 अपॉन 330। बच्चों अपने को याद रखना है हम कौन सी वेलोसिटी देखते थे? वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, वो वेग देखना है जो इनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आएगा। ये लाइन है, इस वीएस का इधर कंपोनेंट आता वीएस कॉस 60, वीएस कॉस 60। देखिए वीएस कितना दे रखा है? वीएस आपको 19.4 दे रखा है। 19.4 को अगर आप 20 माने
तो 20 और cos 60 1/2 होता है, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 से इसकी तरफ आ रहा है। अगर 10 से इसकी तरफ आ रहा है, ज़्यादा सुनाई देगा तो नीचे माइनस करना पड़ेगा, -10 और इंटू एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बच्चों 100 थी। आंसर आ जाएगा 33/32 इंटू 100, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 100 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 100 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आप निकाल सकते थे। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 144 नंबर का। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर का क्वेश्चन। तो 145 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है बच्चों, एक ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है रोड पे जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है। एसआई यूनिट में इसे 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में 18 इंटू 3 मतलब 15 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। रेडियस ऑफ व्हील 0.45 है, चलो रेडियस दिया हुआ है 0.45। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है 3 के बराबर आपको, है ना। इफ व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में रुक जाता है ये, 15 सेकेंड में ये रुक जाता है। तो अपने को बताना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क। बच्चों टॉर्क निकालना है अपने को, तो टॉर्क की वैल्यू होती थी आई अल्फा के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताना है, कितना टॉर्क लगाया गया होगा। आप इसको 1D के स्टाइल में करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो एक बार लिखते हैं अपन। आपको V दिया हुआ था, है ना, आपको R दिया हुआ था, आपको I दिया हुआ था, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको टॉर्क पूछा हुआ है। अगर 1D में देखेंगे तो टॉर्क का मतलब फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का काम रोटेशन में आई करता है, एक्सेलरेशन का काम अल्फा करेगा। तो हमें कुल मिला के ए निकालना पड़ेगा। ए निकालना है, चलिए आपको वी दिया हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। टाइम दिया हुआ है आपको एक्सेलरेशन चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएं अपन जिससे एक्सेलरेशन आ जाए, v = u + at। समझ रहे हैं आप, पहले पता लगाइए कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने इक्वेशन लगाई v = u + at। v को अपन लिख देते हैं ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा t। v = u + at वही लिखा हुआ है, बट इसको अपन ने क्या कर लिया है, बदल लिया है एंगुलर में। फाइनली ये रुक जाएगा तो 0 आ गया। इनिशियली ओमेगा चाहिए बच्चों, v = ओमेगा r होता है। v की वैल्यू 15 थी, ओमेगा शुरुआत में ओमेगा0 था, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 0.45 थी, तो ये 0.45 आ गया। 0.45 नीचे आ जाएगा तो 1500/45 आ जाएगा बच्चों। ये ओमेगा0 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 0.45 नीचे आ जाएगा। और 15 से कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 100/3, तो ओमेगा0 आ गया 100/3। ये रुक रहा है तो रिटार्डेशन होगा तो माइनस अल्फा। टाइम की वैल्यू देखोगे तो टाइम आपको 15 सेकेंड दिया है तो 15 और आ गया यहाँ पे। बच्चों अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 100/45 दिख रही है मेरे को, क्योंकि 100/3 इधर जाएगा, 15 नीचे आएगा, 15 3 = 45। ये अल्फा की वैल्यू आई है 100/45। अल्फा की वैल्यू 100/45 है तो टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है। आई भी है आपके पास, आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आई की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी थी कितनी, 3, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 100/45, 100/45। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, मतलब 100/15 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 100/15, क्योंकि 3 से इसको कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा। 15 6 = 90 होता है तो 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 6 पॉइंट कुछ में आंसर आपको दे रखा है सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों 1D के स्टाइल में सोचो, अगर रोटेशन में आपको दिक्कत है तो आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 146 में रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ लेंथ 0.1 एंड विड्थ दे रखी है। तो लेंथ दे रखी है आपको, एक रेक्टेंगल है, एक आयताकार है, उसकी लेंथ दे रखी है 0.12, उसकी ब्रेथ दे रखी है 0.1, हैविंग 50 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स 50 दे रखे हैं। सस्पेंडेड वर्टिकली, तो ये वर्टिकली ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द कॉयल कैरी द करंट, तो करंट भी आपको दिया हुआ है कुछ 2 एम्पियर। प्लेन ऑफ कॉयल इज एट एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत ही ध्यान से देखना, ये मैंने कॉयल बना लिया,
है ना, ये रेक्टेंगल एक कॉइल है, ऐसे पड़ा हुआ है, ये रेक्टेंगल ही है, और इसका प्लेन जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये रेक्टेंगल है, ये आयताकार बनाया है मैंने बच्चों। अपने को द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप इट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता था m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा। m की वैल्यू होती थी आई एन ए, b की वैल्यू b और साइन थीटा, जिसे आप प्यार से बीना साइन थीटा बोलते थे, बी आई एन ए, बीना साइन थीटा। बच्चों वैल्यू बताइए, b की वैल्यू 0.2, तो 0.2 लिख दो, ठीक है, b का काम खत्म। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 0.12 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 10 की पावर -3 लिख देता हूँ इसे मैं, क्योंकि 0.1 और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो a का काम भी खत्म। b भी लिख लिया मैंने, a भी लिख लिया, i और n लिखना है। i कितना है, i की वैल्यू आप देखोगे तो 2 है, i की वैल्यू 2 लिख ली, i भी हो गया, मतलब i हो गया, n अभी लिख देता हूँ, n की वैल्यू 50 है, इंटू 50 लिख दिया। बस बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की गलती मत कर देना, थीटा एंगल होता है m और b के बीच में, और m वेक्टर होता है एरिया के अलोंग। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा बच्चों, ये एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, यही m होगा। m और b के बीच का एंगल बच्चों 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन 60, साइन 60 आपको लिखना पड़ेगा √3/2, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आओ इसको अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं अपन, लगभग कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब 50 और इंटू 2, ये तो 100 आ गया, 100 और 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -1 बाकी रह गया, तो 10 की पावर -1, ठीक है। ऊपर √3 बाकी है, तो √3 भी लिख लिया ऊपर। ऊपर वाले नंबर जो लिखते जा रहा हूँ कैंसिल कर देता हूँ बच्चों। पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, तो नीचे एक 10 लगा लिया मैंने, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके अलावा ऊपर एक 12 बाकी रह गया, तो ऊपर एक 12 और आ गया। 12 इंटू √3, 12 इंटू √3 होता है 1.7, और इंटू 10 की पावर -2, इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा, तो 12 इंटू 17 आप लगभग करके देख लो कितना आंसर आ जाएगा, 3rd इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। 12 इंटू 1.7 करोगे, बहुत पास सवाल है तो अप्रोक्सीमेशन कर नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। 12 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा कितना आ गया 14, 7 1 जा 7 1 8 आ गया, और ये 12 आ गया, ये 4 है, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1.7 था यहाँ पे, 12 इंटू 1.7, तो ये कितना आया 20.4 आया, 20.4 और 10 की पावर -2 और था यहाँ पे, ये कितना आया 20.4 और 10 की पावर -2, 0.204 आएगा। 0.204 मतलब बता रहा हूँ ना मैं, 0.20 आंसर आ जाएगा। 3rd इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं थी, आसानी थी, बट आंसर पास थे तो लास्ट तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते, नीट में मुश्किल मतलब कैलकुलेशन मुश्किल, बाकी फॉर्मूलेज लगाइए, पता होना चाहिए था एंगल m और b के बीच का कैसे निकालते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 147 में बोल रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दिए हुए हैं अपने को, और उसके कैपेसिटी C दी हुई है बच्चों, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ε0 A/d, ये तो पता होगा आपको। अगर प्लेट्स का एरिया A मानूं मैं, इनके बीच की दूरी D मानूं, तो अगर वैक्यूम है तो C की वैल्यू ε0 A/d आ जाएगी। D दे भी रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू वो कैसे निकालते हैं, E = V/d। E का फॉर्मूला होता है V/d के बराबर, और क्या होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों फोर्स निकालना है, प्लेट्स पे फोर्स क्या लगेगा, तो ये बताइए एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स का फॉर्मूला Q × E होता है। वैसे तो फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, बट नहीं आते तो मैं सारा डेरिवेशन कर देता हूँ। ये पहली प्लेट मान लेता हूँ, ये सेकंड प्लेट मान लेता हूँ। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम रहता है चार्ज का, है ना। तो आप अगर चार्ज दूसरी प्लेट का लिखोगे तो फील्ड पहली प्लेट का लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। चार्ज किसी एक पे फोर्स, तो इस पे फोर्स लगाए तो फील्ड इसका आएगा, या इस पे फोर्स लगाए तो फील्ड इसका आएगा। तो चार्ज लिख दीजिए, यहाँ पे मैं सिग्मा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिग्मा मान लूँ तो बताओ सिग्मा की वैल्यू Q/A आती थी, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए के बराबर, सिग्मा इंटू ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। लेकिन अब अपने को ये आंसर इन गिवन टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो सिग्मा स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, सिग्मा की वैल्यू होती थी क्यू बाय ए, जैसा कि मैंने आपको बताया सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए होती थी। तो सिग्मा स्क्वायर की जगह आप अगर क्यू बाय ए लिखते तो ये कितना आ जाता, क्यू स्क्वायर, सिग्मा की जगह क्यू बाय, नीचे ए स्क्वायर आता लेकिन ऊपर एक ए है, ए और 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, आपको नहीं याद है तो मैंने डेरिवेशन कर दिया है। इसके आगे अपन कैसे वैल्यूज लिखेंगे वो मैं बता देता हूं। तो फोर्स का आंसर आया है क्यू स्क्वायर। अब क्यू बराबर CV होता है बच्चों, तो क्यू की जगह क्या लिख दो, CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर आ गया अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट की जगह आप C इंटू डी लिख सकते हो, तो 2C इंटू डी। बच्चों एक C से ये C कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया CV स्क्वायर बाय 2D, CV स्क्वायर अपॉन 2D। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2D, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको और भी तरीके से कर सकते थे आप, है ना। जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, इसको आप ओरली भी कर सकते थे। कैसे, एनर्जी कैपेसिटर की जो होती है ना वो होती है हाफ CV स्क्वायर, और यही वर्क डन होता है। एक्सटर्नल कोई वर्क करता है तो इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता था तो F इंटू डी लिख देते इसे, डी को नीचे ले जाओ तो फोर्स का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा CV स्क्वायर बाय 2D। कैसे भी सॉल्व कर लो, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 148, बताइए क्वेश्चन नंबर 148 में क्या बोला हुआ है, 2 वेसल्स सेपरेटली कंटेन्स 2 आइडियल गैसेस A एंड B एट सेम टेम्परेचर। तो बच्चों एक A है एक B है और सेम टेम्परेचर T दिया हुआ है, 2 आइडियल गैसेस, द प्रेशर ऑफ A बीइंग ट्वाइस द प्रेशर ऑफ B। तो इसका प्रेशर P मानोगे तो इसका प्रेशर 2P दिया हुआ है क्वेश्चन में। द डेंसिटी ऑफ A, तो डेंसिटी A इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम डेंसिटी ऑफ B। अगर घनत्व इसका रो मानोगे तो इसका 1.5 रो आएगा। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अब बच्चों डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी में आइडियल गैस की इक्वेशन होती थी P इक्वल्स टू DRT बाय MW। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है ना, तो MW आ जाएगा D बाय P के बराबर, बराबर क्या, प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो, R और T तो सेम है, इसको हटा दो तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। MW मॉलिक्यूलर वेट ही चाहिए था, वो D अपॉन P के रेशियो में आ जाएगा। तो D अपॉन P, इसका D अपॉन P कितना आ जाएगा, इसका D कितना है 1.5 रो, और इसका P कितना है 2P, और नीचे इसका D और P कितना माना हुआ है, वही रो और P, तो रो और P से रो और P कैंसिल, 1.5/2 आंसर आ जाएगा। 1.5 होता है 3/2 और नीचे 2 और था 3/4, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आइडियल गैस की 3 इक्वेशंस होती थी, मोल्स हो तो PV इक्वल्स टू nRT, डेंसिटी हो तो P इक्वल्स टू DRT बाय MW, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए PV इक्वल्स टू NKT। डेंसिटी था, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 पे आ गए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला हुआ है, एक सैटेलाइट S है जो मूव कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन अर्थ के अराउंड। तो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट ये घूम रही है, मास सैटेलाइट का कम दिया हुआ है, वो होता ही है। देन अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्सेलरेशन ऑफ S इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। तो आप ये बताइए कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो सैटेलाइट पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। या फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यही अपने से पूछा गया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही मान लेंगे अपन। ठीक है, और इसके आगे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट सेंटर चेंजेस इन डायरेक्शन। बच्चों ये गलत हो गया, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही रहती है। V क्रॉस R आप निकालोगे ना, MV क्रॉस R, तो V क्रॉस R की डायरेक्शन सेम ही आएगी, तो इसलिए गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों कंजर्व रहती है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षी बल है, तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कंजर्वेटिव फील्ड लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि V चेंज होता रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ना, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग मतलब V इंटू R कांस्टेंट रहता है, तो V चेंज होता रहेगा, V और R इनवर्स रेशियो में आता है, और V बदलेगा
तो लीनियर मोमेंटम mv होता है, वो भी बदलेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 150 में एक डायोड दिया हुआ है अपने को 3.5 वोल्ट का, एक बैरियर पोटेंशियल है यहाँ पे 0.5 वोल्ट का। अब बताओ बच्चों, ये P है, ये N है, P को हाई से जोड़ रखा है और N को लो से जोड़ रखा है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ये अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये काम करेगा, V इक्वल्स टू IR लगा दो। V की वैल्यू तुम्हें 3.5 माइनस 0.5 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल से बड़ा पोटेंशियल लगाओगे तभी ये काम करेगा। तो 3.5 माइनस 5, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 100 दे रखी है, I की वैल्यू आ जाएगी 3/100 यानी 30 मिली एम्पियर के बराबर। इसे 30 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते थे, तो 30 मिली एम्पियर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का आसान सवाल है, आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में बोला हुआ है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट अ हाइट दिस अबव अर्थ सरफेस। तो हाइट आपको दे रखी है, अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट दे रखी है 0.25 इंटू 10 की पावर 6। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की रेडियस RE वो दे रखी है 6.38 इंटू 10 की पावर 6, जिसे अपन 6400 किलोमीटर लेते थे, 6.38 ले लिया, जी है। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आपसे पूछी गई है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता था √gm/r। R क्या होता था? R होता था अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस R। ये R होता था RE प्लस H, ठीक है। G का फॉर्मूला कितना होता था? G का फॉर्मूला होता था gm/RE का स्क्वायर। तो यहाँ से gm को क्या लिख सकते हो? G इंटू RE स्क्वायर। तो ये gm को लिख देना G इंटू RE स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू आ जाएगी RE प्लस H। सब दिया हुआ है आपको, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो रूट के अंदर G की वैल्यू तो 10 आ जाएगी, ठीक है। और RE का स्क्वायर, बाहर RE आ जाएगा, बाहर RE लिख लिया है, RE की वैल्यू लिख लेंगे। नीचे RE प्लस H आएगा, RE प्लस H, इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 6.38 और 0.25 को ऐड करोगे, 8 और 5 13 आ गया, ये 6 आ गया, 6.63 और 10 की पावर 6 था। 10 की पावर 6 बच्चों जब बाहर आएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रफली अगर कैलकुलेशन करो तो ये 9.8 था, है ना। G की वैल्यू भी 10 की जगह 9.8 लिख लेते हैं और ये डेसिमल वाली चीज़ों को हटा ही देते हैं अपन। ये 0.8 0.6 इसको हटा ही दो। लगभग 9/6 का रूट कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल करोगे तो 2 है, ऊपर 3 है, तो रूट के अंदर 3/2 आ गया। तो ये रूट के अंदर 1.5 आ गया। 1.4 का रूट 1.2 होता है, 1.2 इंटू 1.2 1.44 होता है। तो ये 1.2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा। ये रूट के अंदर क्या आ गया? 1.2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 1.23 मान सकते हो। RE अपॉन 10 की पावर 3, RE कितना था? 6.38 इंटू 10 की पावर 6, नीचे 10 की पावर 3 भी था। तो आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 6.38, 1.2 इंटू 6.38, 1.2 इंटू 6.38 और इंटू 10 की पावर 3, इंटू 10 की पावर 3 और कर लेंगे अपन। तो बताइए 6.38 इंटू 1.2, 10 की पावर 3 मतलब किलोमीटर पर सेकेंड में तो आंसर आएगा ही। और 1.2 को 6.38 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर 7.76 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को बस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 151 नंबर का सेकंड। मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन आपको रफली बताई दी है, फॉर्मूला देख लो, बाकी कुछ है नहीं इस सवाल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। इसको मैं हटा देता हूँ और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152 में आपको दिया हुआ है बच्चों एक R वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है
4 sin 2 पाई टी आई कैप 4 cos 2 पाई टी जे कैप। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार नीट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको पहले भी ये बताया जा चुका है, ठीक है। इसमें आप ये r मतलब x दिया हुआ है आपको, आई कैप मतलब x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक 4 sin 2 पाई टी और y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 cos 2 पाई टी, ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप 6th क्लास की मैडम को याद करो और उन यादों से बाहर आओ। 6th क्लास की मैडम ने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस वो आज के लिए बताया था। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/4, तो x² 4²। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू y/4, तो y² 4² इक्वल्स टू 1। यहाँ से इक्वेशन आएगी x² प्लस y² इक्वल्स टू 4²। बच्चों ये इक्वेशन होती है सर्कल की, वृत्त की, और हमने आपको नोट्स में बता रखा है जब भी आपको दिखे a sin थीटा a cos थीटा, इसका मतलब है कण सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शंस देख लो, पाथ ऑफ अ सर्कल, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। इक्वेशन होती थी पार्टिकल की, सर्कल की, x² प्लस y² इक्वल्स टू r², तो r की वैल्यू 4 है और सर्कल है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, सिंगल चॉइस आता है। तो अपने को, अच्छा इसमें ध्यान से पढ़ लेना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, सिली मिस्टेक अभी हो जाती। तो फर्स्ट तो सही है लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि हमें गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r। बच्चों एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये, तो एक्सेलरेशन किधर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सर्कल का ना सेंटर होगा ओरिजिन पे और ये r वेक्टर होगा, ये रेडियस वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समरूप वृत्तीय गति है, केवल AC होगा, केवल अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ होएगा, तो एक्सेलरेशन -r वेक्टर के अलोंग होगा, ये भी सही है, हमें गलत पूछा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v²/r, सही बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है AC और AC की वैल्यू v²/r ही होगी। v वेलोसिटी है, बिल्कुल ये भी सही हो गया, ये तीनों सही है, हमने तो रॉन्ग पूछा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू बच्चों ω/r होती है, अगर आपको पता हो तो, है ना। और देखिए इसमें वेलोसिटी का टाइम नहीं दिया कि किस टाइम पे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ही है, वो पूछ रहा है आपसे। v इक्वल्स टू ω/r, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, r की वैल्यू 4 निकाली थी आपने, तो वेलोसिटी आनी चाहिए थी बच्चों 8 पाई, जबकि इसने वेलोसिटी 8 दे रखी है, ये गलत है, हमें रॉन्ग ही पूछा है। हमसे कौन सा सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग है वो पूछा था बच्चों। 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4th रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग ही आपसे पूछा था। अच्छा सवाल है, ये पहले भी आ चुका है, तो आप प्लीज याद कर लें, a sin थीटा a cos थीटा अगर x और y दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ बच्चों। बताइए क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। तो एक रस्सी है, उस रस्सी को अपन ने 75 सेंटीमीटर दूरी पर बांध रखा है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 and 315 hertz. There are no other resonant frequencies between two. Lowest resonance frequency बतानी है बच्चों। इसकी अनुनाद की अवस्था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक 420 हर्ट्ज पे आती है और एक आती है 315 हर्ट्ज पे, और इनके बीच में मतलब और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। लोअर फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो अपने को बतानी है बच्चों। ये बताइए, ये यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है ना, तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे अगर ये फिक्स होता तो इसकी जो फंडामेंटल बनती फ्रीक्वेंसी वो इस तरीके से बन जाती, और ये लेंथ कितनी आ जाती, ये लेंथ आ जाती λ/2, ये λ/2 लेंथ आ जाती। और अगर ये λ/2 लेंथ आ जाती तो वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ जाता। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की जगह 2l, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती v/2l। ये मैंने डेरिवेशन करा दिया, वरना इसकी जरूरत नहीं थी, v/2l।
अब बच्चों ये v/2l अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्या होती है, वैसे तो पता है अपने को, लेकिन नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, ऐसी बन जाती इस तरीके से, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से बनती। तो ये λ/2 मतलब ये लैम्डा ही हो जाती है l की वैल्यू, और अगर ये लैम्डा की वैल्यू l हो जाती तो नेक्स्ट यही फॉर्मूला लगाते, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा की जगह l आ जाता। तो अगली फ्रीक्वेंसी आती v/l, जिसको आप दोगुनी कह सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दोगुनी कह सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दोगुनी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये समझिए कि ये जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, और ये उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर है तो ऐसे बताइए, ये फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है v/2l, नेक्स्ट आई है v/l को हम क्लास में लिखाते थे v/2l × 2, नेक्स्ट निकालते ना तो नेक्स्ट आती 3 × v/2l, अगली फ्रीक्वेंसी क्या आती 4 × v/2l। बताइए इनमें से किन्हीं भी दो का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस निकालते, अंतर निकालते, तो क्या वो v/2l आता, क्या वही सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी आती? बच्चों इन दोनों का डिफरेंस निकालते, 3 - 2 तब भी v/2l आता, इनका डिफरेंस ही सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, इनका डिफरेंस 420 - 315, 420 - 315 अगर आप करोगे तो 105 मिल जाएगा आपको। 105 ही सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता होता, देखिए ये मैंने डेरिवेशन किया है, लेकिन इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप समझ सकते हो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है 1 2 3 4 5, ये रेशियो होता है, और किसी का भी अंतर 1 के बराबर है ना, दो एडजेसेंट, दो क्रमागत डिफरेंसेस 1 के बराबर है, 1 ही तो पूछा है आपसे, तो इन दोनों को बस माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा 105 के बराबर। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों अपने को, कि आपको पॉइंट मासेस m1 m2 ये दिए हुए हैं और रोटेट किया जा रहा है। द पॉइंट P विच एक्सिस पास वर्क रिक्वायर्ड टू सेट इज मिनिमम इज गिवन बाय। तो बच्चों अपने को पॉइंट मास m1 m2 दिए गए हैं, अपोजिट पे ये लेंथ l दी गई है, ये x है, ये l - x दिया गया है। द रॉड इज टू सेट इन रोटेशन अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं हम, और आपसे पूछा गया है कि शुड पास सो दैट वर्क रिक्वायर्ड इज मिनिमम। बच्चों वर्क को मिनिमम करना है हमें, वर्क को मिनिमम करना है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होता है। बच्चों इनिशियली ये घूम नहीं रहा है, 0 आ जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा ½I ω0²। ये वर्क मिनिमम करना है, हाफ कांस्टेंट है, ω0 कांस्टेंट है, तो फिर वर्क मिनिमम करने का मतलब आपको I मिनिमम करना पड़ेगा। बच्चों मिनिमम I, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है, ये पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको। कैसे आता है? I = ICM + MD², पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो I की मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इस D को 0 रख दो यार, क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना, तो ये जब प्लस नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखना है मिनिमम I आता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब अगर आपको इसको घुमाने में मिनिमम वर्क करना है तो हो ना हो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। बताइए ये x चाहिए, तो x की वैल्यू हम तो याद कराते थे, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m1 से चाहिए, तो m2 को मल्टीप्लाई कर दो, m2l/m1 + m2, m2l/m1 + m2। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तभी आएगा जब आपको फिजिक्स अच्छे समझ में आती होगी कि क्या क्या पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 155। 155 क्वेश्चन में आ गए हैं हम। तो इस क्वेश्चन में अपने से बोला गया है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन, तो हाइजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो ये बताइए, ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फर्स्ट मिनिमा अगर बनता है तो फर्स्ट मिनिमा सिंगल स्लिट में फेस डिफरेंस वो लैम्डा होता है फर्स्ट मिनिमा के लिए, है ना। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसका उल्टा आता है यहाँ पे,
और अपने को इसमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ स्लिट के बराबर वेवलेंथ है, तो मिड पॉइंट से अगर लोगे तो बेसिकली अगर ये ए होता, ये बी होता, ये पी होता, तो ए पी माइनस बी पी, ए पी माइनस बी पी की वैल्यू लैम्डा है फर्स्ट मिनिमा के लिए। लेकिन आपको मिड पॉइंट से लेना ही है, ये हाइजेन का ही वेवलेट है, इसी को कह देते हैं अपन। तो यहाँ से अब अपने को ना ए पी माइनस एम पी अगर निकालोगे मिड पॉइंट से, तो वो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इधर भी लैम्डा बाई 2 होता है फेज डिफरेंस, इधर भी लैम्डा बाई 2, टोटल लैम्डा आ जाता है, डेरिवेशन में आता ही है। तो लैम्डा बाई 2 के लिए आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना था। तो लैम्डा का एंगल बच्चों 2 पाई होता है शायद, ये तो पता ही होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई रेडियन। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तभी आएगा जब आपको YDSC और सिंगल स्लिट याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में फोर्स दे रखा है, R दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। बच्चों एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब टॉर्क 0 होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब टॉर्क 0 होगा, जब बला गुण 0 होगा। टॉर्क मतलब R क्रॉस F को 0 करना पड़ेगा, R क्रॉस F 0। चाहो तो R क्रॉस F निकाल लो कि R क्रॉस F की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, है ना। R क्रॉस F निकालते कैसे थे, ऐसे निकालते थे I J K, और फिर I के नंबर लिखते अपन, R लिखते पहले, R आ जाता 2 -6 और -12, और F लिखते अल्फा 3 और 6। यहाँ से तुम 0 करते इसे, I के नंबर लिखते, तो I में देखिए कितना आ रहा है, -6 और 6 कितना हो गया, -36, और -36 प्लस 36, देखिए I का नंबर अपने आप 0 आ गया। J का नंबर, इसको 0 ही करना R क्रॉस F को, तो ये 0 आना चाहिए था, ये 0 हो गया। J का नंबर, J के नीचे वाले नंबर को छुपाते तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते कितना आता, 2 6 12, और -12 अल्फा यानी +12 अल्फा, इसको भी तो 0 होना पड़ेगा। इसको अगर 0 कर दोगे ना, 12 + 12 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो बच्चों अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि R क्रॉस F 0 होना चाहिए। देखिए I का नंबर 0 था, J का नंबर भी 0 होना चाहिए, K का नंबर भी 0 होना चाहिए। K के साथ कितना नंबर आएगा, K के साथ नंबर आएगा 2, को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6, -6 अल्फा मतलब +6 अल्फा। अल्फा की वैल्यू -1 अगर रखोगे तो क्या ये सब टर्म्स भी 0 हो जाएंगी, तो क्या R क्रॉस F भी 0 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अपने पास वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर, 156 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 157 क्वेश्चन जो है, इसमें बोला हुआ है 2 पार्टिकल A और B मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी V1 V2 से, है ना। इनके प्रारंभिक वेग दे रखे हैं V1 V2, और शुरुआत में R1 R2 पर हैं ये, कोलिजन होगी, ये भिड़ेंगे, तो क्या कंडीशन होगी। तो इसमें आप ये बताओ मेरे को, ये यहाँ पर इस वेक्टर को बच्चों R1 वेक्टर बोल देते हैं, R1 वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर है ये। और दूसरा पार्टिकल, दूसरा कण यहाँ पे होता है, इसको आप R2 वेक्टर बोल देते हैं। और अब ये भिड़ेंगे, ये मिलेंगे कहीं पे, है ना। अगर ये टक्कर कर रहे हैं, ये कोलिजन कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे मिलना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर मिलते हैं, ये इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो ये वाला पार्टिकल इधर आएगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्टिकल चलता है VT, तो V1T। और अगर कोलिजन होगा तो दूसरा पार्टिकल भी वहीं तक आएगा, तो ये कितना चलेगा, V2T चलेगा। बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, केवल वेलोसिटी वाला पार्टिकल UT या VT चलता है, तो ये इस पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। और अगर इस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे तभी कोलिजन होगी। तो बच्चों मैंने एक ये बीच में एक वेक्टर बना लिया है। ये जो रेड कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का वेक्टर ऊपर वाले ट्राइंगल से आप लिख सकते थे R1 वेक्टर प्लस V1T वेक्टर, है ना। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, उसका परिणामी, उसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा। और नीचे वाले ट्राइंगल से भी ये निकाल सकते थे आप R2 वेक्टर प्लस V2T वेक्टर, है ना, R2 वेक्टर प्लस V2T वेक्टर। बच्चों ये वेक्टर भी इसी रेड वेक्टर के बराबर होता, तो दोनों को बराबर कर दिया है। यहाँ से आंसर निकाल लो बच्चों आप। R2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। और इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा बच्चों V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और T इधर कॉमन आ जाएगा, है ना। ये वाली टर्म को इधर ले आए तो V1 माइनस में आ जाएगा, ये R2 को इधर ले जाएंगे तो R1 माइनस R2 आ जाएगा। बच्चों ये दो वेक्टर की इक्वेशन है, और अगर ये वेक्टर की इक्वेशन है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो दोनों तरफ की डायरेक्शन सेम कर दीजिए। बोलिए डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती थी यूनिट वेक्टर या एकांकी सदिश। क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से अपन ने डिवाइड कर दिया,
ये इस तरफ की डायरेक्शन आ गई, और इस तरफ की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरफ की डायरेक्शन आएगी बच्चों v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया, दोनों तरफ के परिमाण को बराबर कर दिया, उससे ये सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बुक आती है इरोडोव, है ना, मैथ्स वाले करते हैं, उसका आप पहला या दूसरा सवाल देखेंगे तो यही दिखेगा आपको, है ना। तो बाकी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बढ़िया से इसे सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला क्वेश्चन 158 नंबर का क्वेश्चन, 158 नंबर का क्वेश्चन, ये वर्क पावर एनर्जी में कराते हैं हम काफ़ी बार, और रेडियो एक्टिविटी में भी आता है ये क्वेश्चन। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ थोरियम एंड हीलियम। तो यूरेनियम है, यूरेनियम टूटा थोरियम में और हीलियम में, ठीक है। यूरेनियम का अगर तुम मास 235 मानो और इसका मास या द्रव्यमान 4 मानो तो इसका मास 231 आएगा। ये रेस्ट में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपको पता होना चाहिए जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वरना मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो बच्चों, इनिशियल मोमेंटम 0 है, प्रारंभिक संवेग 0 है, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी नहीं है, शुरुआत में वेग नहीं है, तो m × v 0 हो गया। अंत में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, अंत में भी संवेग या मोमेंटम 0 होना चाहिए। कैसे होगा मोमेंटम 0? अगर ये p से पीछे जाएगा तो ये भी p से आगे जाएगा, ताकि p और p एक दूसरे को कैंसिल करे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों का p सेम है, तो k का एक फॉर्मूला होता था बच्चों p²/2m, तो दोनों का p सेम है, तो जिसका मास बेटा जी कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मास हीलियम का बहुत कम है, इसका मास 231 है, इसका मास 4 ही है। हीलियम का मास अगर कम है तो लगभग सारी एनर्जी हीलियम के पास रहेगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, ये गलत हो गया, हीलियम के पास तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी। हीलियम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम, बच्चों मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा, संवेग इन दोनों का सेम रहेगा। और द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम, संवेग दोनों का बराबर रहेगा। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा कि हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हम अल्फा डीके में लिखवाते भी हैं कि अल्फा डीके, हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस निकलना मतलब अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा क्षय हो रहा है। अल्फा क्षय या अल्फा डीके में लगभग सारी एनर्जी किसके पास होती है बच्चों? हीलियम न्यूक्लियस के पास ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 158 के बाद क्वेश्चन नंबर 159, करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, आप नोट्स में देखोगे, मेरे तो नोट्स में मिल भी जाएगा। क्वेश्चन बोल रखा है 2 मेटेलिक रॉड्स आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। 2 रॉड्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दोनों की लेंथ सेम माननी है ना, दोनों का एरिया सेम मानना है, बट दोनों की कंडक्टिविटी या चालकता σ1 σ2 माननी है ना। अब इसको तुम एक ही रॉड से बदल दो, हम बना लेते हैं एक ही रॉड, उसकी लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी थी? 12 थी, तो 12 इसका एरिया A हो गया। इस पूरी रॉड का सिग्मा कितना होगा वो अपने को निकालना है बच्चों। सीरीज में इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं R मानूं तो इसका रेजिस्टेंस R1 और R2 मानूं तो टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू R1 + R2 के बराबर होनी चाहिए थी, और R1 की वैल्यू आ जाएगी रो L/A, रो 1 L/A, दूसरे की आ जाएगी रो 2 L/A, और R टोटल आ जाएगा रो टोटल L टोटल। बच्चों टोटल लेंथ कितनी दिख रही है यहाँ से? 12 दिख रही है, अपॉन A, L/A, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास रो टोटल का आंसर देखोगे रो 1 + रो 2/2 आ रहा है बच्चों। रो टोटल का आंसर आ रहा है रो 1 + रो 2/2। रो नहीं, तुम्हें सिग्मा चाहिए। रो और सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्स रेशियो में होते हैं। प्रतिरोधकता, चालकता, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसकी जगह 1/σ टोटल लिखना चाहिए था, ये 2 को मैं इधर ले आता तो ये 2 हो जाता, और ये 1/σ1 और ये 1/σ2 हो जाता बेटा जी। बच्चों यहाँ पे इधर 2/σ टोटल, ये 2/σ टोटल, इधर कितना आ जाता? ऊपर σ1 σ2, σ1 + σ2, और नीचे σ1 σ2 आ जाता।
एलसीएम लेने पे। तो सिग्मा टोटल की वैल्यू कितनी आ जाती बताओ, सिग्मा टोटल की वैल्यू कितनी आ जाती, सिग्मा टोटल इधर ऊपर चला जाता, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दिख रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी होना चाहिए आप लोगों को, वरना डेरिवेशन करके आंसर निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 में बोला हुआ है कि लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन इतना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। बच्चों ये क्वेश्चन आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, है ना, और P को आप लिख सकते थे √2m k के बराबर, जहाँ k काइनेटिक एनर्जी होती है ना, क्योंकि k का फॉर्मूला होता है p² बाई 2m, तो P की वैल्यू तुम निकाल सकते थे √2m के, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कोई फोटोन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, कोई फोटोन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में होती थी, समझ रहे हो आप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता और यहाँ पे फोटोन आया होता 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के, बहुत सारे फोटोन आए होते, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, 6 - 2 यानी 4, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होती। ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है। तुम जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 लिखोगे तो लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू अनंत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी जब 0 रहेगा। और यहाँ पे k की कुछ वैल्यू लिखोगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू भी आ जाएगी, मान लो XYZ कुछ भी वैल्यू आ गई, आएगी ना कुछ वैल्यू। तो ये बताओ मेरे को कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, x से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू में अनंत या इन्फानाइट आना ही चाहिए, क्योंकि जब तुम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 रखोगे तो लैम्डा इन्फानाइट आएगा। बताओ क्वेश्चन ने बोला है लैम्डा इज लेस देन, लैम्डा इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इसमें इन्फानाइट अनंत नहीं आएगा, इससे छोटा मतलब कि 0 तक, है ना, इससे छोटा, इन सब ऑप्शन में अनंत या इनफाइनाइट है ही नहीं, यही आंसर सही आ जाएगा। ये स्मार्ट और सबसे आसान तरीका है, ये 4th ऑप्शन सही आ जाएगा। ये 4th ऑप्शन कैसे सही आ गया, इसने बोला है लैम्डा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2.8 इंटू 10 की पावर, बच्चों ये 0.9 नहीं है, ये 10 की पावर -9 है ना, ये 10 की पावर -10, 10 की पावर -12 ये लिखा हुआ है। तो 4th ऑप्शन लिखा हुआ है कि लैम्डा बड़ा होना चाहिए 2.8 इंटू 10 की पावर -9 से, सही है। इससे बड़ा होगा और कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट या अनंत तक हो सकता है। तो इनफाइनाइट या अनंत केवल 4th ऑप्शन में ही दिया हुआ है, इसलिए 4th इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में बोला हुआ है बच्चों कि 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनटीपी। बच्चों 4 ग्राम गैस जो है ना वो एनटीपी पर 22.4 लीटर घेर रही है, लेकिन हमने तो सुना है कि 1 मोल गैस वो एनटीपी पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो हो ना हो इस 4 ग्राम से 1 मोल बन रहा होगा, तभी तो एनटीपी पर 22.4 लीटर आ रहा है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स 1 है, कैसे 1 है ये हमने पता लगाया कि एनटीपी पर 1 मोल का ही वॉल्यूम 22.4 होता है, हो ना हो इस 4 ग्राम से 1 मोल बन रहा होगा। तो n 1 आ गया, मास की वैल्यू 4 दी हुई थी आपको, है ना, मास की वैल्यू आपको 4 दी गई है, मॉलिक्यूलर मास अपने को मालूम नहीं है, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 4 ग्राम। ये हमने मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान निकाल लिया गैस का 4 ग्राम है, मतलब हीलियम गैस होगी।
आगे पूछ चलिए आगे अगर अपन बढ़ें तो इसमें बोला हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों CV की वैल्यू दे रखी है आपको 5। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन NTP इज 952 तो अपने को गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे अपन CP निकाल पाए। CP चाहिए ना अपने को, तो गामा की वैल्यू होती है CP/CV। CV आपको 5 दिया हुआ है। CV की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा जी? आपको 5 दी गई है। तो CP निकाल सकते हो आप अगर गामा हो जाए। गामा के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √γ/RT/MW। सब तो दिया गया है आपको। VS की वैल्यू दी गई है 952, रूट के अंदर गामा, गामा का तुम्हें पता नहीं है। R की वैल्यू दी गई है 8.3, तो 8.3 लिख लो। टेम्परेचर NTP पे है ही अपने पास टेम्परेचर, वो लिख लेंगे। और नीचे मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों अपन। ठीक से वैल्यूज रख ली हैं अपन ने और कुछ नहीं किया है इसमें। VS की वैल्यू रखी है 952, गामा की वैल्यू अपने को निकालनी थी, R 8.3 था, टेम्परेचर अपन रख ही लेंगे NTP का, और मॉलिक्यूलर मास 4 लिखा हुआ है। बच्चों SI स्टैंडर्ड में सॉल्व कर रहे हैं इसे। 4 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ यहाँ और आ जाएगा। T की वैल्यू NTP में 273 वो रख लेना। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो गामा की वैल्यू 1.6 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू 1.6 यहाँ पे रखते हो तो 5 × 1.6 CP की वैल्यू 8 आ जाएगी बच्चों। 8 यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, सारे फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट 162 नंबर का क्वेश्चन। 162 नंबर का क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का है, सीरीज RC सर्किट। तो ये सीरीज में R और C लगा दो। R और C का श्रेणी क्रम का सर्किट है, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती सोर्स लगा दिया गया है, और कैपेसिटर इज फिल्ड विद एयर। अच्छा, कैपेसिटर के बीच में एक बार वायु है, एक बार कुछ मीका इसमें भर दिया गया है। तो बताइए आपकी क्या इसका वोल्टेज होगा? VA VB। चलो, तो इसका वोल्टेज निकालना है ना, तो बच्चों V = IZ होती है इक्वेशन। ठीक है, यानी V = I और इसका Z हो जाएगा XC। I निकाल लो, I पूरे सर्किट में निकाल लो, पूरे सर्किट में इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन तो हमेशा V = IZ ही लगाते हैं अपन। ये मैंने V = IZ लगाई केवल इसके लिए, तो इसका Z कितना था? XC, ताकि मेरे को V किसका मिल जाए? कैपेसिटर का V मिल जाए, है ना। अब ये बताओ मेरे को V = IZ, ये मैं टोटल सर्किट के लिए लगाऊं, टोटल सर्किट का V होगा कुछ, टोटल सर्किट में I मेरे को निकालना है। Z टोटल सर्किट का कितना होगा? √R² + XC²। XC की वैल्यू होती है 1/ωc का स्क्वायर। बच्चों ये I की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बताऊँ। ये यहाँ से I की वैल्यू अगर मैं निकालता तो VC कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V, और नीचे आ जाएगा ये सब, ये कितना है? √R² + 1/ωc का स्क्वायर। I और इंटू XC। XC कितना होता है? 1/ωc। बच्चों ωc जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ωc ब्रैकेट के अंदर पहुंचा तो ये बन जाएगा RΩc का स्क्वायर +1, क्योंकि ωc जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ωc का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो RΩc का होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, यही अपने पास VC आ जाएगा। अब बताइए मेरे को बच्चों, यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू CA बोलूँ, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू CB बोलूँ, तो CB की वैल्यू ज़्यादा होगी CA से, क्योंकि आपने माइका जो भरा हुआ है उसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था ε0A/d, और मीडियम आ जाएगा तो εr से मल्टीप्लाई हो जाएगा। εr की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस माइका भरने पे ज़्यादा होता है। बच्चों जब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, जब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे वाला नंबर बढ़ गया तो V की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जिसका C ज़्यादा होगा उसमें V कम होगा। C B का ज़्यादा है तो VB छोटा आ जाएगा VA से, VB छोटा आ जाएगा VA से। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान तो क्वेश्चन है, बट आपको फॉर्मूलेस पता होंगे तभी निकाल पाओगे चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 163। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 163 की अगर हम बात करें तो प्लैंक विद बॉक्स ऑन इट
एट वन एंड ग्रेजुअली रेज्ड। बच्चों इस प्लैंक को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, 30 डिग्री पर ब्लॉक फिसलने लग जाता है। इसे नीचे कौन फिसला रहा होगा? इसे नीचे की तरफ बच्चों mg sin थीटा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए नीचे इधर mg शो भी किया हुआ है, नीचे mg लग रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा होता है बच्चों। तो mg का ये वाला कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसे नीचे धकेलेगा, इसे रोकेगा कौन? ऊपर का फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन की वैल्यू होती है mg cos थीटा। अगर ये जस्ट चलने लगा है तो जस्ट चलने का मतलब होगा mg sin थीटा की वैल्यू वो बराबर होगी म्यू mg cos थीटा के। बच्चों mg से mg कैंसिल हो गया, tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आ जाएगी, क्योंकि cos नीचे आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan 30 डिग्री के बराबर, है ना। थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, तो tan 30 कितना होता है फिर? तो tan 30 निकाल लेना, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 tan 30, वो होता है 1/1.7। 1/1.7 मतलब 10/17, ये म्यू की वैल्यू आ रही है। ये भी कौन सा म्यू होगा यहाँ पे? ये यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो ये म्यू एस होगा बच्चों, ये होगा म्यू एस। ये सीमांत घर्षण होगा ना, सबसे ज्यादा घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी। इसके आगे ये भी नहीं रोक पाएगा, तो वो फिसलने लग जाएगा। तो ये म्यू एस की वैल्यू आएगी 10/17, पॉइंट लगाओगे तो 100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये आ जाएगा म्यू एस की वैल्यू आपके पास 0.6 के लगभग, क्योंकि 17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना आता है 102, ठीक है। तो 6 बार भी नहीं जाएगा वो, 0.5। म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी म्यू एस की वैल्यू। बताइए मेरे को, इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा हुआ था और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा हुआ था। काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अब या तो तुम इक्वेशन बना लो, है ना, और वहां से म्यू के की वैल्यू निकालो, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी क्या करो कि वापस से एक शॉर्ट ट्रिक लगा दो। देखो ये 102 आता है ना। अगर म्यू एस यहाँ से निकालते हैं अपन, तो 17 × 6 कितना होता है? 102 होता है ये। और म्यू एस की वैल्यू 0.6 और 0.6 दो ऑप्शन में दिख रही है आपको, है ना। ये पहले मैंने सोचा कि 0.5 म्यू एस का आंसर दूं मैं, लेकिन देखिए इसमें पहले म्यू एस लिखा होगा, बाद में म्यू के लिखा होगा, है ना। तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करनी है कि नहीं करनी है। तो वैसे तो ये 1/1.7 0.58 होता, मतलब कम ही आता, 0.6 नहीं आता, क्योंकि 0.6 तो 102 होता। तो 0.5 में मैं देखता म्यू एस की वैल्यू 0.5, तो पहले म्यू एस में 0.5 इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन बच्चों म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.6 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि म्यू के की वैल्यू तो छोटी आती है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है वैसे भी। इसलिए मैंने सोचा कि म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे इन लोगों ने 0.6 मानी होगी, क्योंकि पहले म्यू एस लिखा हुआ है। म्यू एस की वैल्यू 0.5 क्यों नहीं मानी होगी इन्होंने? 0.4 तो वैसे भी नहीं आ रही, या तो 0.5 को इन्होंने 0.6 मान लिया होगा, 0.58 को। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है आपको। 0.5 अगर तुम मानते 4, तो ये म्यू एस की वैल्यू है, ये म्यू के की वैल्यू हो जाती क्या? म्यू के तो छोटा होता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। तो हो ना हो इन्होंने ये जो 1/1.7 है इसको 0.6 ही माना होगा। तो म्यू एस की वैल्यू 0.6 आ गई। बच्चों म्यू के की वैल्यू इस म्यू एस से छोटी होगी, यानी 0.5, यानी 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। म्यू एस म्यू के सेम तो हो नहीं सकते, है ना। क्वेश्चन कर रहे हो आप तो, और इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत लॉजिक लगाओ, 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या बोला हुआ है? 2 stones of masses m and 2m are drilled in horizontal circles. The heavier one is of radius r/2. बच्चों एक 2m मास है, 2m मास की रेडियस 2m मास है और हैवियर की रेडियस है r/2। एंड द लाइटर जो हल्का मास है उसकी रेडियस है r, उसकी रेडियस है r। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, तो टेंजेंशियल स्पीड जो है लाइटर की, तो इसकी स्पीड मैं v1 बोल देता हूँ, है ना। तो लाइटर की स्पीड, हल्के वाले की स्पीड इज n टाइम्स
n टाइम्स दैट ऑफ हैवियर स्टोन। तो हैवियर की स्पीड में v2 मान लेता हूँ और v1 इक्वल्स टू nv2 दिया हुआ है। व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बच्चों इनके सेंट्रीपिटल फोर्स सेम कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं mv²/r। तो बताइए इसका m कितना होगा, m v2²/r की वैल्यू r/2 और इसका m v1²/r। इस m से m, इस r से r कैंसिल हुआ, ये 2 ऊपर आ गया तो ये कितना आ गया 4v2² इक्वल्स टू v1², है ना। तो 4v2² इक्वल्स टू v1 की जगह बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो n² v2²। v2² से v2² भी कैंसिल हुआ, n की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों। ऐसे n² 4 आया है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 165। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है बच्चों आपको, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है। फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, नीचे आपको लिखना पड़ता है T1 माइनस T2 और जो चीज़ माइनस करते हैं वही ऊपर लिख देना T2। अब ये आपको पॉजिटिव बनाना है, धनात्मक बनाना है, तो ये बताइए ये लार्ज टेम्परेचर होना चाहिए, बड़ा टेम्परेचर होना चाहिए और ये स्मॉल टेम्परेचर होना चाहिए। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर ही हमेशा कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो समझ लेना कि ये जो T1 है ये बाहर का टेम्परेचर है, ये अपने को निकालना है। माइनस T2 फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -20 दिया गया है। -20 को बच्चों 273 ऐड करके केल्विन में 253 आ जाएगा। तो T1 माइनस 253, जो माइनस किया है वही ऊपर भी आ जाएगा 253। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5T1 माइनस 5 इंटू 253 इक्वल्स टू 253 और यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लेना है। ये 5 और 1 मिलके 6 इंटू 253/5 यानी 1.2 इंटू 253। 1.2 इंटू 253 बच्चों 303 के लगभग आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर ये 303 के लगभग आ रहा है, इसमें से 273 माइनस कर दो, लगभग 33 या 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ये केल्विन में आ रहा है, इसमें से 273 माइनस करोगे 31 डिग्री सेल्सियस सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, कोई मुश्किल सवाल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बच्चों 166 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, संपीड़न हो रहा है। तो हमने आपको पीवी वक्र, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बताया हुआ था। ये कुछ कर्व्स मैंने बना दिए हैं इस तरीके से, ये कुछ वक्र बना दिए हैं मैंने। आप मेरे को बताने का कष्ट करेंगे कि कौन कौन से कर्व हैं ये, है ना, कौन कौन से कर्व दिख रहे हैं ये जो पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, ये जो रेड वाला कर्व दिख रहा है आपको और ये जो येलो वाला कर्व दिख रहा है, इसमें एक रुद्रोष्म है, एक समतापीय है, एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है। बच्चों याद रखना कि ये जो कर्व है रेड वाला कर्व, ये आ जाएगा एडियाबैटिक का और ये आ जाएगा आइसोथर्मल का। ये हम कैसे बताते हैं बच्चों, एडियाबैटिक का ना स्लोप ज़्यादा रहता है, एडियाबैटिक की ढाल ज़्यादा रहती है। जिसकी ढाल जितनी ज़्यादा रहेगा, जितना स्लोप जिसका ज़्यादा रहेगा वो उतना वर्टिकल होगा। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है, देखिए रेड वाली लाइन ज़्यादा वर्टिकल है, ज़्यादा ऊर्ध्वाधर है, तो इसीलिए रेड वाला जो कर्व है उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक का। बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा ये प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आइसोबारिक आ जाएगा। और ये जो ब्लू लाइन है ये आइसोकोरिक आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये सम आयतनिक, ये समदाबी, रुद्रोष्म, समतापी है, ये सब आ जाएगा। अब मैक्सिमम वर्क चाहिए कंप्रेशन मतलब पीछे जाना है। तो इस पॉइंट से अगर हम पीछे गए तो बताइए एरिया सब में कितना ज़्यादा है। ये इसका एरिया तो 0 ही है, सबसे ज़्यादा एरिया इस रेड वाले कर्व में ही दिख रहा है। ये जो लाल वाला कर्व है ये सबसे ऊपर है, इसी का एरिया क्या आएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा आएगा। इसलिए कंप्रेशन में या संपीड़न में एडियाबैटिक का वर्क सबसे ज़्यादा होता है। वर्क मतलब एरिया, तो एडियाबैटिक कर्व सबसे ऊपर आ रहा है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए आंसर आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में बोला हुआ है बच्चों कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। बच्चों 20 मीटर की हाइट है
और 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे फेंका है v नॉट स्पीड से, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh प्लस हाफ mv²। ये इसकी एनर्जी आ गई, क्योंकि इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, तो mgh भी थी और हाफ mv² भी थी। इट कोलाइड्स विद ग्राउंड, अब ये ग्राउंड से कोलाइड हुआ बच्चों, इसकी एनर्जी E थी, तो पूरे रास्ते में भी इसकी एनर्जी E ही रहेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव संरक्षी वाला चेंज नहीं होगी। लेकिन टकराने के बाद 50% एनर्जी लॉस हो गई, तो टकराने के ठीक बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी E/2, और ये फिर सेम हाइट तक पहुंच गया। बच्चों सेम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh के बराबर। इस पूरे रास्ते में कंजर्वेटिव फोर्स, इस पूरे रास्ते में संरक्षी बल लग रहा है, मतलब ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्लीज लगा दीजिए। इस पूरे रास्ते में एनर्जी E/2 और mg × 20, इसको बराबर कर दीजिए। E/2 ये E की वैल्यू है, E की वैल्यू है mg 20 प्लस हाफ mv²। ये नीचे 2 था, 2 को इधर ले गए तो वो 40 mg आ जाएगा। इधर बच्चों हाफ mv² की वैल्यू आ जाएगी 20 और 40, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, v² की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40g, 40g मतलब 400 आ गया, v² 400, तो v0 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है ना, ये -1 लिखा हुआ है, सेकेंड की पावर -1, तो 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, वो लगा सकते हो आप जब कंजर्वेटिव या संरक्षी बल लगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 168 आ जाएगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक मास m है, वो v से मूव करता है, एक मास m है वो v से मूव करता है, और एक और m है जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, इससे टकराता है। रेस्ट के बाद एक मास किसी एंगल थीटा पर v/3 से चला जाता है, और दूसरे मास की वेलोसिटी v0 मान लेता हूँ, ये आपको निकालनी है। क्वेश्चन ने इलास्टिक या प्रत्यास्थ टक्कर बोली हुई है। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा वो नियत रहेगी, लगा दीजिए गतिज ऊर्जा का संरक्षण, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, हाफ mv²। ये एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इसकी, ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/3 का स्क्वायर प्लस हाफ mv0², v0 ही आपको चाहिए था, m/2 से m/2 कैंसिल, v² माइनस v²/9 की वैल्यू v0² आ जाएगी, क्योंकि ये v² है, ये v/3 का स्क्वायर, v²/9 इधर आ जाएगा, v² माइनस v²/9, तो ये 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8v²/9 इक्वल्स टू v0², और यहाँ से v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2v/3, रूट लेंगे 8 का रूट 2√2 v/3, 2√2 v/3। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, इलास्टिक या प्रत्यास्थ टक्कर है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। v की वैल्यू दी गई है बच्चों आपको 6xy - y + 2yz। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था बच्चों -∂v/∂x i कैप, ∂v/∂y j कैप और ∂v/∂z k कैप, ये होता है फॉर्मूला। बताइए ∂v/∂x निकालते हैं, ∂v/∂x मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 6y, बाकी सब कांस्टेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस 6y आ जाएगा, x का 1 हो गया, इधर x था ही नहीं तो हटा दीजिए इसे। ऐसे ∂v/∂y मतलब y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन 1 हो गया, तो 6x बाकी रह गया, और y के डिफरेंशिएशन -1 आ गया, और y का डिफरेंशिएशन +2z आ गया, और ∂v/∂z z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी 0 इसका भी 0, z का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y, ये आ जाएगा। अपने को पॉइंट दिया हुआ है 1,1,0, 1,1,0 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो 6 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे 1 आ जाएगा, है ना, तो 6
आ गया 6 माइनस 1 5 आ गया, और z की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 रख दी, 6 माइनस 1 तो ये 5 हो गया, और y की वैल्यू 1 रखोगे ये 1 हो गया। तो E का आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस x वाला क्या है 6i कैप 5j कैप और प्लस k कैप, क्योंकि k कैप में 1 लिखा हुआ है। तो माइनस माइनस के अंदर 6i 5j और k 6i 5j और k कैप आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन k की जगह यहाँ पे 2k दिख रहा है। 2k क्यों आ गया है? क्योंकि बच्चों y की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 रखी थी, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 ये 2 आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी ये 2k आना चाहिए था। सही दिया हुआ है 6i 5j और 2k, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक से डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन कीजिए, और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है रख दीजिए, ठीक से रखेंगे तो ऐसी कोई मिस्टेक होगी नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में आपको दिया हुआ है कि यंग डबल स्लिट में विड्थ का रेशियो दिया हुआ है। बच्चों जो स्लिट की चौड़ाई होती है ना वो तीव्रता के समानुपाती होती है, मतलब विड्थ का रेशियो देने का मतलब इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 1/25। बच्चों इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाएगा 1/5। बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना आएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता था a1 प्लस a2 और मिनिमम होता था a1 माइनस a2, तो 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, मैं एक 5 मान लो एक 1 मान लो एम्पलीट्यूड, तो 5 प्लस 1 मतलब 6 और नीचे 4 यानी 3/2। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम कितना है? 3/2 है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम 3/2 है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बताइए इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, क्लास में ज़रूर आपने किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन में बोला है हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। ठीक है, तो 5 लीटर पर मिनट ये अपने को एक दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है 150 mm ऑफ Hg, ये दिया हुआ है, और डेंसिटी दी हुई है, g की वैल्यू दी गई है। पावर निकालनी है। बच्चों पावर का फॉर्मूला होता था F.V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और प्रेशर का फॉर्मूला होता था, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चों, तो फोर्स को तुम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो। और हाइट मरकुरी की आपको प्रेशर दिया हुआ है ना, तो इसको आप ρgh लिख सकते हो। प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी ρgh, रो मरकुरी का, g है ही, h ये 150 mm इंटू एरिया। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स की जगह ρgh और एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये बताइए मेरे को रो की वैल्यू कितनी है? डेंसिटी की वैल्यू 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 150 और मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। एरिया इंटू वेलोसिटी, बच्चों इसकी यूनिट देखिए, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में, तो ये मल्टीप्लाई करने पे मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। एरिया इंटू वेलोसिटी आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर बच्चों, लीटर मतलब वही मीटर क्यूब ही हो गया, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा अपने को, मतलब और मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड ही तो चाहिए। तो ये 5 लीटर पर मिनट को आपको बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो 5 और लीटर को मीटर क्यूब में अगर आप बदलेंगे तो बच्चों 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3, ये लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड आ गया। बच्चों इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो 1.7 के लगभग ही आंसर आ जाएगा। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में बोला है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। बच्चों प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन मतलब 1h1, मास भी 1, चार्ज भी 1, अल्फा मतलब 2he4। ठीक है, तो बताइए आप मेरे को कि ये अपने को दिया हुआ है इन अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, राइट एंगल्स पे जाते हैं ये, रेडियस इक्वल है काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की। अच्छा, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप बताइए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी अल्फा की कितनी होगी, ये बताना है अपने को। और दोनों की रेडियस सेम है। बच्चों रेडियस आती थी mv/qb, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा। mv को तुम √2m k/qb भी लिख सकते थे। बच्चों अगर फॉर्मूला देखूं मैं तो रेडियस दोनों का सेम है, b दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है ना। इसका मतलब क्या होगा, q को इधर अगर मैं ले जाऊं तो q इज प्रोपोर्शनल टू √mk या k इज प्रोपोर्शनल टू q²/m आ गया। q²/m की वैल्यू के प्रोपोर्शनल आएगा तो k1/k2 q²/m देखना पड़ेगा। इसका q²/m अलग से निकाल लो, q²/m इसका तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि q भी 1 है और m भी 1 ही है। इसका q²/m, q² इसका होता 2 का स्क्वायर, m की वैल्यू 4। बच्चों इसका भी q²/m 1 ही आ गया। जब दोनों का q²/m सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम ही आएगी। q²/m अल्फा के लिए भी 1 आ रहा है, प्रोटॉन के लिए भी 1 आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। तो अगर प्रोटॉन की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अल्फा की भी 1 ही होगी। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। बच्चों 173 क्वेश्चन में कॉमन एमीटर का आपको वोल्टेज इनपुट दिया हुआ है, वोल्टेज आउटपुट। बच्चों याद रखना कॉमन एमीटर में जो इनपुट और आउटपुट होता है उसमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है कॉमन एमीटर में। ठीक है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है, केवल कॉमन एमीटर में होता है इनपुट आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो एंगल में। और क्या है, पहले 2 cos 15t प्लस π/3 था, इसमें पाई और ऐड कर दो ताकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाए। π/3 प्लस पाई की वैल्यू 4π/3 आ जाएगी। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सवाल तभी है जब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो, कॉमन एमीटर में इनपुट आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 174। 174 में क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज एक्सप्रेस। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो n की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z दी हुई है। और इसमें n क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डेंसिटी है और रेडियस है। n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बच्चों विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता था na dv/dx। तो आप n की डायमेंशन निकाल लो। फोर्स होता था mlt-2 है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। और n की डायमेंशन पता नहीं है। एरिया बच्चों और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। dv वेलोसिटी हो जाएगी lt-1 मीटर पर सेकेंड। x की वैल्यू l आ जाएगी, l से l कैंसिल हो गया। और n की डायमेंशन अगर मैं देखूं तो mlt-2 तो इधर था ही, mlt-2 था ही, यहाँ नीचे l2 और t-1 आ जाएगा। तो m l की पावर -1 t की पावर -1। ठीक है, l2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1 और t-1। तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब lt-1। और n की जगह लिखेंगे ml-1 t-1 और इसकी पावर कितनी आ रही है, x। ठीक है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम होता है l की पावर -3 इसकी पावर y, और ये तो रेडियस है मतलब लेंथ की पावर z। बच्चों बताइए अपने को सवाल सॉल्व करना है तो इधर मास की पावर कितनी है, 0 है। तो इधर भी सारी मास की पावर 0 होनी चाहिए। इधर मास की पावर x आ रही है, इधर मास की पावर y आ रही है, यानी x + y तो 0 होना चाहिए। x + y 0, x + y 0, x + y 0, x + y 0, x + y 0 दिखी एक ऑप्शन में रहा है केवल, सेकंड ऑप्शन में।
ठीक है, इसीलिए इस 174th क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। तुम वैल्यूज भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने m की पावर देखी, अब इधर l की पावर 1 है तो तुम इधर भी l की पावर निकाल के उसे 1 के बराबर कर देना, तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। बट m की पावर 0 आने का मतलब x + y 0 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए 174th का सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, और अगला क्वेश्चन नंबर 175 आ जाएगा। 175 में बोला है सर्किट कंटेन्स एन एमीटर अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, तो सर्किट में एक बैटरी है 30 वोल्ट की, एंड अ रजिस्टर ऑफ 40.8 ओम, एक रेजिस्टेंस है 40.8 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, तो एक एमीटर भी है इसमें और एक रेजिस्टेंस भी है। इफ द एमीटर हैज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, 480 ओम का इसमें रेजिस्टेंस है और इसको शंट किया गया है 20 ओम से, और 20 ओम से शंट भी किया गया है। तो बच्चों आप ये बताओ, एमीटर का मतलब आपको मालूम होगा कि एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस होता है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। ऐसे देखिए, ये तो 40.8 था ही, एमीटर में एक वायर होगा जो 480 ओम का है और इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस 20 ओम का है, और ये 30 वोल्ट की बैटरी है। अपने को एमीटर की रीडिंग चाहिए। एमीटर में बच्चों करंट आई, टोटल आई आप निकाल लो, वही एमीटर की रीडिंग आ जाएगी। टोटल आई के लिए टोटल आर चाहिए होगा, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दोनों पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, एक 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और 48 इंटू 2 कितना होता है 96, और नीचे 5 आ गया, 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया, 5 9 जा कितना हो गया 45 हो गया, और 19.2 आ गया। बच्चों ये 40.8 है, ये 19.2 है, तो 40.8 और 19.2 सीरीज में है, 8 2 10 आ गया, 9 और 1 10 आ गया, 60 ओम आ गया पूरा रेजिस्टेंस। तो V = IR लगा दो, V की वैल्यू 30 है, I की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू 60 है, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। बच्चों बैटरी से 0.5 एम्पियर करंट निकलेगा और एमीटर की रीडिंग भी 0.5 ही आ जाएगी, क्योंकि यही करंट एमीटर में जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 176। 176 में वाटर राइजेज अप टू हाइट h if length of tube above the surface of is made less than h। बच्चों देखिए, जो कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी या केश नलिका, इसमें ऊपर कितनी हाइट तक जा सकता है लिक्विड, उसमें हम एक फॉर्मूला बताते थे आपको कि 2T/R की वैल्यू ρgh, समझ रहे हैं। और ये सरफेस टेंशन 2 कांस्टेंट है, रो और जी कांस्टेंट है, मतलब H और R इनवर्स रेशियो में होता था। और हम क्लास में बताते थे कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ, अपर्याप्त लंबाई की केश नली होगी, मतलब आप H को छोटा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहले हाइट 10 मीटर तक गया था, अब आपने 9 मीटर की केश नली कर दी, 9 मीटर की कैपिलरी कर दी, तो पानी बाहर आ जाएगा। पानी कभी ओवरफ्लो नहीं होता है कैपिलरी से, केश नली से कभी पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप H कम कर दोगे तो R बढ़ जाएगा। R मतलब नवचंद्रक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले इस तरीके से मेनिस्कस बन रहा था, तो अब आपने हाइट कम कर दी है, तो रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी बाहर नहीं गिरेगा। समझ रहे हो? तो इसमें वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। बच्चों अगर कम लंबाई कर दोगे तो पानी अभी भी पूरी ऊंचाई तक जाएगा, वहीं पर टिका रहेगा। कैसे वहीं पर टिका रहेगा? H की वैल्यू कम कर दी तो यहाँ पे रेडियस उसकी ज़्यादा आ जाएगी। तो 176 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 177। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन इनसाइड ऑब्जेक्टिव लेंथ। तो ये एक ऑब्जेक्टिव लेंथ है, इसके अंदर एक लाइन बनाई है L लेंथ की, इसके आगे ये आई पीस वाला लेंथ होगा। इसको अगर मैं d डिस्टेंस कहूँ तो ये f0 प्लस FE होती है। इस ऑब्जेक्ट की ये लेंथ एक इमेज बना देगा।
वो लेंथ की जो हाइट है, इमेज की हाइट, वो आई दे रखी है। मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप का पूछा हुआ है। पहले आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस लेंस के लिए लगाते तो f/f+u, मैग्नीफिकेशन आ जाता इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इमेज आई और ऑब्जेक्ट की लेंथ l, माइनस साइन कन्वेंशन के कारण आई रहे। f की वैल्यू fe ये आ जाएगी, fe है ही, प्लस u। बच्चों यहाँ से u अगर मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस माइनस में आनी चाहिए, f0 प्लस fe साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ऊपर आ जाएगा -i/l और ये आ जाएगा fe, नीचे fe माइनस f0, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। यहाँ से f0/fe उल्टा कर लो इसे, f0/fe उल्टा कर लेंगे तो l/i आ गया। यही मैग्नीफाइंग पावर होती है, l/i। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन केवल फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला याद कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 178 में बोला है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बच्चों वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁴। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा ρ/ρ, भिन्नात्मक परिवर्तन, ये निकालना है अपने को। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें आपको बताना क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज जब टेम्परेचर आप 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दोगे। अब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे आप, तो बताइए रो फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। रो फाइनल की वैल्यू वो अपने को चाहिए होगी, है ना। अब इसमें क्या करो बच्चों, ये इसको ऐसे समझो आप, ये गामा की वैल्यू ना बहुत छोटी दे रखी है, 5 × 10⁻⁴ बहुत छोटी है। तो यहाँ पे आप रो की पावर -1 को, मतलब रो की पावर 1 को प्रोपोर्शनल मान सकते हो v की पावर -1 के। मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अब 5% से कम या स्मॉल चेंजेस के लिए क्या लिख सकते थे, इसे 1 × परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी और -1 × परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा ρ/ρ × 100 और ये आ जाएगा -ΔV/V × 100। ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, यही चाहिए था हमें डेल्टा ρ/ρ। डेल्टा V/V की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, डेल्टा V का एक्सपेंशन में फॉर्मूला होता था V गामा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा V/V को आप लिख सकते थे गामा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे माइनस तो आएगा, माइनस गामा डेल्टा थीटा। माइनस मतलब ये बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो रो घटेगा, बट अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल परिमाण चाहिए, तो गामा डेल्टा थीटा। गामा की वैल्यू कितनी थी, गामा की वैल्यू थी 5 × 10⁻⁴ और डेल्टा थीटा है 40, टेम्परेचर 40 है। 5 × 4 20 और एक 0 × 10⁻⁴, यानी 2 × 10⁻⁻2 यानी 0.02 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 178 का आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 179 में बोला हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लैम्डा एंड λ/2। तो बच्चों एक इक्वेशन होती थी E = k + phi, और E = k + phi में पहले एनर्जी आई hc/λ। अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, 2 बार लाइट्स आई है, एक बार लैम्डा की आई है तो hc/λ, दूसरी बार लाइट आई है hc/λ/2, तो 2 ऊपर आ गया। आगे भी वैल्यूज लिखते हैं अपन। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इन द सेकंड केस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में अगर k मानोगे तो सेकंड केस में 3 k माननी पड़ेगी, ऐसा बोला गया है। तो वर्क फंक्शन फाई वो अपने को निकालना है यहाँ से, ठीक है बच्चों। बताओ आप मेरे को hc/λ की वैल्यू दोनों इक्वेशन से बताओ। पहली इक्वेशन से hc/λ की वैल्यू कितनी है, hc/λ की वैल्यू आ रही है k + phi। यहाँ से hc/λ की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नीचे चला जाएगा तो 3k + phi/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, तो ये भी तो hc/λ की वैल्यू आ गई। मैंने दोनों को बराबर कर दिया। देखो यहाँ से ये 2 इधर आया तो 2k + 2 phi = 3k + phi। ये phi इधर आ गया तो phi की वैल्यू k के बराबर आ गई बच्चों, समझ रहे हो। ये 2k इधर आएगा तो 3k - 2k k, और ये phi की वैल्यू k के बराबर आ गई। अगर phi की वैल्यू k के बराबर आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में, चलो इस इक्वेशन में अपन लिख देते हैं hc/λ = 2 phi, क्योंकि k की जगह भी phi लिख सकते थे आप। तो phi + phi 2 phi आ गया, ये 2 नीचे चला जाएगा, phi की वैल्यू आ जाएगी hc/2 λ।
hc/2 लैम्डा सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और इस लास्ट क्वेश्चन में ऑप्टिक्स का सवाल है जिसमें बीम इंसिडेंस कर रखी है। तो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट आ रही है बच्चों, और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये बताइए, ये ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके का, है ना, ये स्ट्रेट लाइट आ रही है, तो ये नॉर्मल पर ही आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है तो सीधी चली जाएगी। ये एंगल 45 है, तो बच्चों ये एंगल भी 45 आ जाएगा, मतलब जिसको आप आई कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 45 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये एंगल भी 45 ही होगा। समझ रहे हो? तो नॉर्मल के साथ ये एंगल आई आ गया। बोलिए TIR के लिए कंडीशन क्या होती थी कि आई को IC से बड़ा होना चाहिए या साइन आई ग्रेटर देन साइन IC होना चाहिए। साइन आई की वैल्यू साइन 45 डिग्री है और साइन IC तो 1/μ होता ही था बच्चों। साइन 45 आ जाएगा 1/√2। 1/√2 बड़ा होना चाहिए था 1/μ से, मतलब म्यू बड़ा होना चाहिए था √2 से TIR के लिए। म्यू की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1.414 से, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 1.414 से बड़ा है 1.44 और 1.47, मतलब ग्रीन और ब्लू तो TIR कर देंगे, और ग्रीन और ब्लू TIR कर देंगे तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भैया ग्रीन और ब्लू तो TIR करेंगे, साथ में रहेंगे, और रेड उनसे अलग हो जाएगा। तो ये प्रिज्म क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा रेड को दो बाकी बचे हुए दोनों रंगों से, क्योंकि बाकी दोनों रंग TIR शो कर रहे हैं। तो ये 2015 के पेपर का कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2000 से लेके 2019 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, अच्छे से सॉल्व कीजिए इन्हें। कुछ पेपर्स के डिस्कशन बाकी है 2011, 12, 13 और 14 के, वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए।